साफ बिजली सबके लिए, और इससे जो है हर कोई अफेक्टेड होता है। तो इसके लिए हमने एक पेटिशन बनाई है जिसमें हम इस बात के लिए साइन अप करेंगे कि हम सस्ती और साफ बिजली सबके लिए चाहते हैं। उस पेटिशन का QR कोड जो है ये है, आप अपने अपने फ़ोन के स्कैनर निकाल के इसको स्कैन करें। जब तक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, आप सब सेटल इन हो रहे हैं, प्लीज़ वो पेटिशन जो है वो साइन कर लें। थैंक यू सो मच। एक तारीख़ी वाक़या हो रहा है ये, और ये 29 तारीख से हम जो है क्लाइमेट वीक जो है ये इसका इनॉग्रेशन हुआ है, और इसमें मुख्तलिफ़ सेशंस हो रहे हैं और शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पे हो रहे हैं। क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर शामिल हैं, और क्लाइमेट एक्शन सेंटर जो है इसका मेन एक्सपोनेंट है और इसी ने इसको आगाज़ किया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि यहाँ रेगुलरली एक नया फीचर जो है ये क्लाइमेट मार्च होता है कराची में। तो ये इशू बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये इसलिए भी है कि एक वक्त तक सिर्फ हम नज़री तौर पर और हम पढ़ते थे और एक इशू के तौर पे, इंटरनेशनल इशू के तौर पे हम इसको देखते थे, और हम अपने आप से उस तरह रिलेट नहीं कर पाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हमें ये पता चलना शुरू हुआ कि ये जो क्लाइमेटिक इशू है इसके डायरेक्टली इफेक्टिव्स जो हैं हम हैं। हमसे मुराद ये वाला ख़िता जो है, और वो ख़िता जिसमें हम रह रहे हैं, सिंध भी इसके अंदर शामिल है। 2007 में कुछ फ्लड आए, उसके असरात थे, उसको इतना ज़्यादा असर नहीं लिया गया, इतना था नहीं इतना उसका इफ़ेक्ट। 2010 में आया तो उसके इफ़ेक्ट्स महसूस हुए, लेकिन 2022 में जो फ्लड आया और जो सैलाब आया और उन एरियाज़ के अंदर आया जो कभी भी मॉनसून के रीजन के अंदर नहीं थे वो, और वहाँ सुपर मॉनसून था। उसमें सिंध सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ कि तकरीबन जो है 3.25 करोड़ के करीब लोग इससे मुतासिर हुए, डिस्प्लेस हुए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, लोग मर गए, लोगों का लाइवलीहुड चला गया। और सिंध का तकरीबन जो है इसमें जितने लोग मुतासिर हुए उसमें तकरीबन मोर देन 80% लोग जो मुतासिर हुए वो सिंध के थे। एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जाता है कि कोई $34 बिलियन का नुकसान हुआ। ये पाकिस्तान की GDP का कोई 7 या 8% है। ये बहुत बड़ा, पूरे पाकिस्तान का जो हिस्ट्री है इसके अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान था, और ये नुकसान रुका नहीं है। ये अभी ये हमारे साथी जो आए हुए हैं ये भी आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उसके इफ़ेक्ट जो है, हमने तो 2022 को याद रखा, देखा, और जो कुछ हम सब लोगों से हो सका हमने किया, लेकिन ये अब उससे जो गुज़र रहे हैं उस एग्नी से, और जो कोई वो जुर्म हुआ उससे गुज़र रहे हैं, वो ये कहानियाँ अपनी ख़ुद बताएंगे। हम उनके साथ रहे हैं, हमें मालूम है कि अभी तक जो है वो फसलें जो हैं जिस जगह पे उगाते थे, जो राइस के जो बहुत फर्टाइल लैंड था, वो तकरीबन तबाह हो गया है। अगर वो 100% अगर वहाँ से पैदावार होती थी तो अब वो पैदावार जो है कम होकर तकरीबन 10 या 12 या 13% पे आ गई है। लोगों का लाइव स्टॉक चला गया है, लोगों का जहाँ पे रहते थे वो सारी तबाहियाँ हुई हैं। और बाज़ जगहों पे हम ये कहते रहे कि ये लोगों में ये होता है कि जब कहीं अर्थक्वेक आया या कुछ आया तो हमने सुना, मैंने जाके काम किया 2005 में बालाकोट और जो है कश्मीर में, तो मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना कि ये हमारे गुनाहों की वजह से है। तो ये भी एक बात किया गया और ये कहा गया फिर ये कि यार ये है, किस्मत में है। लेकिन ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू किया कि ये जो कुछ हो रहा है इसकी वजूहत हम नहीं है, इसकी वजह ये कार्बन एमिशन जो हो रहा है, ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इन सब के असरात ना सिर्फ दुनिया में बल्कि हम पे भी बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। अब तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया के उन ख़ित्तों में 7 या 8 ख़ित्तों में जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ख़तरनाक हद तक तबाही के दाने पे वो खड़े हुए हैं। हम सबको मालूम है कि 3 हमारे यहाँ जो है बड़े माउंटेन रेंज आके यहाँ पे मिलते हैं, और अब पहले कहा जाता है कोई 7,500 ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर हमारे पास, हमारे जो उसमें ज़ेर इंतज़ाम है। अब ये कहा जा रहा है कि 15,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, और वो ग्लेशियर तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। और इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि और दरख्तों की कटाई और ये जो कि मैन मेड जो हम कर रहे हैं, उसके नतीजे में ये है कि
लैंडस्लाइडिंग्स हो रही हैं, आपने देखा नई लेक्स बन रही हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, और ये नया फिनोमेना हमने देखा कि क्लाउड ब्लास्ट का हमने देखा, और फ्लैश फ्लडिंग हो रही है। तो ये सारे असरात मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीके से नज़र आ रहे हैं। हम सब लोग जो हैं हम मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के शोबों में काम कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन में, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, हारी तंजीमों में काम करते हैं, समाजी तंजीमों में काम करते हैं, लेकिन क्लाइमेट इशू जो है ये क्रॉस सेक्शनल है सोसाइटी का, सोसाइटी के हर स्टाटा को जो है ये इफ़ेक्ट करता है, और ये क्रॉस बॉर्डर है। ये हम जो फ्रॉम ट्रेड यूनियन साइड हम ये समझते हैं, और दुनिया में हम जैसे बहुत सारे लोग जो मजदूर तहरीक के साथ या बाएं बाजू की तहरीकों के साथ जुड़े हुए हैं, वो ये समझते हैं कि 500 साल जो कैपिटलिज्म का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का जो तरीक़ाकार है, उसका मेन पर्पस जो है वो प्रॉफिट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। प्रॉफिट उन्होंने कमाना है और उसके नतीजे में जो तबाही होती है होने दो। तो मैं अक्सर कहता हूँ, और कई जगह पे मैंने कहा भी है, कि दुनिया इस जगह पे आ गई है कि हम ये कह सकते हैं कि हम लोग जो हैं, जो भी हैं इस ग्लोब पे बसने वाले, हम वो आखिरी नस्ल हैं जो इस ज़मीन को या इसमें ज़िंदगी को बचा सकते हैं। हम अपने आप को खुद, हमने कहा हुआ है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन हम इंक्रोच अपॉन कर रहे हैं नेचर के ऊपर, हम वाटरवेज़ को रोक रहे हैं, हम ज़मीनों के ऊपर जो है ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो ओवरऑल पूरे दुनिया को तबाही की तरफ लेके जा सकती है। तो एक बड़ी लड़ाई जो है आन खड़ी हुई है, और यह कि वक्त बहुत कम है। ये कहा गया है कि अगर 1.5 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर ये कि ये रहने के काबिल ये ग्लोब नहीं रहेगा। और इसके अंदर जो कार्बन इमिशन करने वाली कंपनीज़ हैं और जितने भी हैं फॉसल फ्यूल जो हैं, ये जिस तरीके से निकाला गया और जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, वो ख़ित्ते के एक ख़ास हिस्से में उसने जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने पैदा की है, तरक्की, हर चीज़, ट्रंक्विलिटी, हर चीज़ उन्होंने वहाँ पे उनको मिली है। लेकिन उसके नताइज जो है ग्रेजुअली, जिसको हम डायलेक्टिकली कहते हैं कि क्वांटिटेटिव जो चेंजेस थे नाउ इज़ बिकमिंग अ क्वालिटेटिव वन, अब बहुत विजिबल हैं और नज़र आ रही हैं। अब लड़ाई जो है ग्लोबल होती जा रही है। तो एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो है, वो आज के बिल्कुल इस जो हमारा सेशन है उससे रिलेटेड है। इससे पहले कि हम वो वीडियो वो चलाएं, मैं इंट्रोडक्शन आपका करवाना चाहूँगा। मैं उस साइड से, कॉमरेड ज़हरा हैं और ये ट्रेड यूनियन से भी हैं, होम बेस्ड वीमेन वर्कर्स फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी हैं, और इंटरनेशनल जो लेबर मूवमेंट है, इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन, जिसके पूरी दुनिया में 5 करोड़ से ज़्यादा मेंबर्स हैं, वो जस्ट ट्रांजिशन के ऊपर काम कर रही हैं। और ये उनकी जो है टेक्सटाइल, गारमेंट, लेदर और शूज़ का जो सेक्टर है, ये उसकी जो को चेयरपर्सन भी हैं। और इन्होंने मेरे ख्याल काफ़ी अर्सा पहले से क्लाइमेट के इश्यूज़ के ऊपर वर्कर्स पर्सपेक्टिव से लिखना शुरू किया। हमारे साथ ये इनायत लिगारी हैं, ये हमारे बहुत पुराने कॉमरेड साथी हैं, और ये हारियों को जो लीगल इनकी यूनियन बनाने की तरफ जाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। 2013 से ये सिंध एग्रीकल्चर जल्टर वर्कर्स यूनियन के साथ काम भी कर रहे हैं। और ये ख़ास एरिया है बैत शरीफ दादू में, खैरपुर नातन शाह में, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड था। ये वहाँ पे उन्होंने किसानों को मुनज़्ज़म करने में, हारियों को मुनज़्ज़म करने में अपना रोल प्ले किया है। ये हमारे दरमियान है गुल हसन बब्बर हैं, ये वहाँ पे छोटे आबादगार हैं, और ये क्लेमेंट हैं, जो मैंने आपको भी बताया कि जर्मनी में हमने 2 कंपनियों के ख़िलाफ़ जो कार्बन इमिटर्स हैं, और दुनिया में जितनी बड़ी कंपनियां जो इसकी क्लाइमेटिक चेंज की ज़िम्मेदार हैं, उनमें से जो 100 हैं, उन 100 में से 2 ये भी हैं। तो जर्मनी में हमने जो उनके ख़िलाफ़ केस किया है, वो सिंध के 39 हारी जो हैं या किसान और छोटे काश्तकार हैं, उन्होंने किया है। उनका ताल्लुक़ दादू, लाड़काना और जैकबाबाद से है। ये उनमें से एक क्लेमेंट्स हैं। इस तरह अब्दुल खालिक लिगारी हैं, ये भी बैत शरीफ से हैं, और ये भी क्लेमेंट्स हैं, और इन्होंने भी ये केस किया है। और हमने 22 दिसंबर को जर्मनी में हाइडलबर्ग मटेरियल्स, जो कि एक सीमेंट की कंपनी है, और RWE जो एनर्जी की एक कंपनी है, इन दोनों के ख़िलाफ़ हमने एक कंपनसेशन का और जो उनका क्राइम है उसके ख़िलाफ़ केस किया है। आपको ये थोड़ा बता दूं कि हमने जर्मनी में इससे पहले भी बल्दिया फैक्ट्री फायर का एक केस किया था। वो मेडिको इंटरनेशनल और ECCHR है जर्मनी में,
एक ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मदद से हमने किया था। और वो वहाँ पर कोई ऐसा लॉ ही नहीं था जर्मनी में कि अगर जर्मन कोई कंपनी दुनिया में कहीं कोई क्राइम करती है उसके विक्टिम्स जो है जर्मनी में जाके उनको सू कर सके। तो फिर हम वो केस तो हार गए, लेकिन वहाँ पे इतनी डिस्कशन हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, ट्रेड यूनियन में, लिबरल्स और प्रोग्रेसिव तंजीमों के अंदर कि वहाँ पर ड्यू डिलिजेंस का लॉज जो है इंट्रोड्यूस हुआ है अब 2 साल पहले। और तकरीबन 6.1 मिलियन लॉन्ग टर्म कंपनसेशन जो है जर्मन ब्रांड ने जो है वो विक्टिम्स जो थे बल्दिया फैक्ट्री फायर के, उनमें से 1-2 कुछ आए भी हुए भी उनके नुमाइंदे, तो उनको अब तक वो जो है कंपनसेशन मिल रहा है। तो उस लड़ाई में जो ग्लोबल एक यूनिटी थी और एक जो हमारा यकजहती थी, उसके नतीजे के अंदर लॉ भी आया है और फिर यूरोपियन यूनियन में भी ड्यू डिलिजेंस का लॉ आया है। और ये कि इसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी हमने जो है सबने मिल के हमने जर्मनी में एक केस किया है। तो ये हमारे दरमियान है, हमारे दरमियान जो है डॉक्टर सोंकी विड रिच, यस इज़ फाइन, डॉक्टर ये हैं और ये मेडिको इंटरनेशनल से हैं। मेडिको इंटरनेशनल एक लेफ़्ट लीनिंग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1968 की जो मूवमेंट है लेफ़्ट की, ये उसके जो लोग थे उन सब ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। और ये मेडिको इंटरनेशनल नाम है, लेकिन ये कि आइडियोलॉजिकली ये हमारे साथ बहुत करीब हैं और दुनिया में जहाँ जहाँ आज़ादी की तहरीकें हैं, इनकलाबी तहरीकें हैं, ये उनके साथ खड़े होते हैं और एज ए सॉलिडरिटी के तौर पे खड़े होते हैं। कुर्दिस्तान की मूवमेंट है, निकरागुआ की मूवमेंट थी, ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, पैलेस्टाइन की जो मूवमेंट अभी रिसेंटली इन्होंने मुझे बताया कि इसराइल ने जो है इनकी वहाँ पे जो है इनकी रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल की है कि ये गाज़ा और रमल्ला और बाकी जगहों पे ये काम करते हैं। तो यहाँ पे भी वो मुख्तलिफ तंजीमों के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये इनका एक बैकग्राउंड है। तो मैं अब दोस्तों से कहूँगा वो जो हमारी एक है, Floods cover 1/3 of your country. 33 million people lose their homes and their livelihoods. Some are responsible for this disaster. They must be held accountable. That's what 39 flood survivors from Pakistan are doing. They are fighting for their rights. They are suing RWE and Heidelberg Materials in a German court. The Climate Cost Case Pakistan should help create a legal path for victims worldwide. RWE and Heidelberg Materials are among the world's biggest emitters. They could have cut their CO2 emissions, but they didn't. They made billions. The environment paid the price. All of us pay the price. 39 plaintiffs are fighting for justice, but they are also fighting for all of us. For 10,000 people in their communities, for 33 million people in Pakistan, for billions around the world, for you too. Because we all suffer from the man-made climate crisis. Now or later, the rule must be clear. If you cause harm, you must pay, worldwide. Climate Cost Case Pakistan, we need you. Like, share, keep going. मैं कहाँ से शुरू करूँ, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मैं कहूँगा अब्दुल खालिक जो हैं लिगारी, ये जो है 2022 का जो सैलाब आया उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, थोड़ा थोड़ा आप तीनों साथी जो हैं। अस्सलाम वालेकुम। जीअं त 2022 में जेको तूफ़ान आयो आहे, तूफ़ान न हो बल्कि माना ॼण त का मुसीबत हुई। असांखे सम्झ में न आयो त हीअ का बरसाति आहे या झुड़ टुटी पियो आहे हेठि, जेको असांजे बनियुनि में 25 खां 30 फुट 40 फुट ताईं बि किथे किथे पाणी हुयो। घरनि असांजनि में 2 खां 3 फुट ताईं पाणी हो, जेके घर कुझु किरी विया ऐं कुझु जेके से माना ख़तमु थी विया। इन में बरसाति में मुसलसिल 2 महीना बरसाति हली। उन बरसाति जे लाइ इहो असां इन खां इहो सम्झोसीं त असांजो जेको हीउ थिए थो नुक़सानु थिए थो त इहा आलूदगी जे हिसाब सां थिए थो, जंहिंमें असांजे दोस्तनि नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन जे तरफ़ खां साईं आहे जर्मनी खां असांजो आहे, इन्हनि असां सां अची राब्तो कयो। असां हिननि खे चयोसीं त असांखे हीअ तकलीफ़ आहे, हिननि असांजूं तकलीफ़ूं ॾिठियूं ऐं असांजो नुक़सानु बि ॾिठो। पाणी बि उते केतिरे क़दुरु हुयो उहो बि ॾिठो। बरसाति खां थी पोइ आया, बरसाति अॻु में ख़तमु थी हुई जुलाई ऐं अगस्त में जेका असां बरसाति हली 28 अगस्त ते असां वटि पाणी पहुतो सैलाब जो, जेको माना 30 खां 40 फुट हो, जेको घरनि में असांजे में 2 खां 3 फुट पाणी हो, जेको माल बि असां घर खां ॿाहिरि न कढी सघियासीं। एतिरो त असांजो नुक़सानु थियो जो असांखे हिन महिल ताईं मसइलो अंदाज़ो नथो लॻे छा हुयो, छा थियो, छो थियो, छाजे लाइ थियो, का ख़बर नथी पए।
ऐं हिन महिल ताईं बि असांजो दिमाग़ इहो कमु नथो करे। उन खां पोइ असां जूं बनियूं जेके हिन महिल ताईं उहा आबादी नथियूं थियनि। जेकॾहिं चांवर जो फ़सुलु कयूं था, सारी जो फ़सुलु कयूं था, त उहा असां वटि 20 मण जरेब ॾिए थी, 10-12 खां 20 मण ताईं, जेका असांखे 50 खां 60 मण ताईं जरेब ॾींदी। एकड़ वञी थिए थो 120 मण। कणिक जेको आहे असां वटि 50 मण एकड़ जे हिसाब सां रहंदो। हिन महिल जेको आहे कणिक जेका आहे असांखे 10 खां 12 मण एकड़ थी लहे। एतिरो नुक़सानु असांजो थियो आहे जो असां इन नुक़सान जो जेको असां साईं वारनि जी मदद सां जर्मनी में साईं वारनि केस कयो आहे उते असांजी भलाई जे लाइ। पर असांजो मसइलो इहो न आहे रुॻो, हीउ सॼी दुनिया जो मसइलो आहे। ईअं नथा चऊं अॼु असां सां थियो आहे सुभाणे ॿियनि सां थींदो, ॿिए हंधि को ॿियो तरीक़ो हूंदो, नुक़सानु त थिए थो। त असां इन जे लाइ हिते गॾु थियूं, साईं वारनि असांखे दावत ॾिनी, असां आया आहियूं ऐं असांखे तमामु घणी तकलीफ़ आहे। हिन महिल ताईं उहे असरात जेका पाणी छॾे वियो आहे या सैलाब जेको असरात छॾे वियो आहे उन जा निशान अञा ताईं आहिनि। जेकॾहिं केरु बि भाउ या को सहाफ़ी या को दोस्त असां वटि अचे उते, असां उन्हनि खे दावत ॾियूं था अची, उहे निशान अञा ताईं बीठा आहिनि पाणी जा, त पाणी केतिरे क़दुरु हुयो। तमामु घणो असांजो नुक़सानु थियो आहे, फ़सुलुनि जो नुक़सानु थियो आहे, असांजे बचनि जी तालीम जो नुक़सानु थियो आहे। मतिलबु रुॻो असांजो ज़ाती मसइलो न आहे, हीउ सॼे पाकिस्तान जे लाइ, पर दुनिया जे लाइ थी सघे थो हुजे। पर सभु कंहिंखे पंहिंजी ख़बर पवंदी आहे, ॿिए हंधि छा थो थिए का ख़बर न आहे। माण्हू दुनिया नथो घुमी सघे, दुनिया वसी आहे। सो इन जे लाइ साईं वारनि असांखे दावत ॾिनी। अॼु असां तव्हां सां हीउ जेको पंहिंजो हाल वंडियो आहे, तमामु घणी माना नुक़सान में विया आहियूं, तमामु घणी तकलीफ़ थी आहे असांखे। असांखे सम्झ में ॻाल्हि उन टाइम में त कोन पई अचे। हिन महिल जो अलाह जी महिरबानी सां माण्हू पंहिंजनि पेरनि ते सोकारी थी विया, माण्हू शहर में वञे थो, कुझु न कुझु मिसलनि हिकिड़ो मज़ूरी वज़ूरी करे थो, सम्झे उन जे हिसाब किताब सां असां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुल हसन बबर, डिस्ट्रिक्ट दादू, तहसील खैरपुर नाथनशाह। 2022 में जो सैलाब आया था, पहले 2007 में सैलाब आया था, 2010 में सैलाब आया था। हमारे गांव में 1 फुट आधा फुट पानी था, बाकी ज़मीनों में तो 10-10, 15-15 फुट पानी था। इसी साल 2-3 मंथ की जो बारिशें चली थी, बारिशें की वजह से जो सैलाब आया था, इसी सैलाब में कोई पता नहीं चला कि इतना पानी आएगा। जो पानी आया था, सारे गांव के जो माल मवेशी जो थे, माल भी मर गए और काफ़ी डेथ बाड़ियाँ हमारे सामने गुजर चुकी थी, मनफोतगी हो चुकी थी। जो हमारे फसल थे, सारी थी, माना सारी का फसल था, चावल का फसल था, वो फसल ख़त्म हो गया था। गरीबों के जो माना जगह 100 से 80% जो गरीब तबका था, उसी की कच्ची जगह थी, माना ज़मीन से जो मैंने मिट्टी से बनी हुई थी, वो सारी जगह ख़त्म हो गई थी। मैं आबादगार हूँ, मैं छोटा आबादगार हूँ, बड़ा आबादगार नहीं हूँ। हमारी जो ज़मीन है 13 एकड़ यानी 26 जरेब ज़मीन है। ये हमारा भाई है, इसी की 40 से 50 एकड़ ज़मीन है। सो हमने कोशिश की है NTUF की तरफ से, ये भाईजान वाले आए थे, भाई नासिर साहब वाले उसी दिन मैंने सैलाब की वजह से आए थे, सारा हमारा जो इलाका ये घूमे थे। इसी को अर्ज़ किया था। हमने जो जर्मन में जो केस किया है और 2 जो हमारी पास भी जमा हुई है और भाई की भी पास जमा हुई है, अभी तक हमारी माना वीज़ा नहीं लगी हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं तो हमारी वीज़ा लगे, तो वहाँ पे कोर्ट में भी हम पेश होंगे, उसी को जज को भी हम बताएंगे, क्योंकि गरीबों को इंसाफ किया जाए। गरीब काफ़ी बंदे जो हैं, काफ़ी जगह घर है जिसके माना वो टेंट पे बैठे हुए हैं, अभी तक टेंट पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे तो सर्दी तो नहीं है। मैं रात को आया था, रात एक लोई पे मैं सोया हुआ था, कंबल भी था, कंबल तो नहीं पहना था, लोई पे सोया था। हमारे पास बहुत ठंड है, इतनी ठंड है, तेज़ ठंड है। तो काफ़ी बंदे जो हैं गरीब हैं, मिस्कीन हैं, वो टेंट में बैठे हुए हैं। तो हम इसी वजह से गरीबों का अजाला किया जाए, गरीबों का इंसाफ किया जाए। जो माना सीमेंट की फैक्ट्री है, पावर बिजली की जो फैक्ट्री है, इसी वजह से ये जो माना जो जर्मन वालों से जो हम तो रिक्वेस्ट की है, तो इसी गदलान से जो है माना 2-3 मंथ के लिए जो पानी आया था, वो बारिशें चली थी, बारिश की वजह से बड़ा नुकसान हुआ था। सिर्फ इसीलिए हम आए हैं कि गरीबों को इंसाफ किया जाए, गरीबों को अदल किया जाए। हम इंशाअल्लाह ताला पुरुम्मीद हैं, इंसान जो भी कोशिश करता है ना, तो इंशाअल्लाह कामयाब होता है। हम इरादे इस इरादे जिनके पुख्ते हैं, नज़र जिनकी खुदा पर है, तला तुम खैर मौजूद से वो घबराए नहीं सकते। हमारे इरादे हैं, हमने केस किया है, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी, कामयाबी हमें मिलेगी। और जो भी हमारे साफ़ी भाईजान जो सामने बैठे हुए हैं, वो आप भी हमारी मदद करें, गरीबों की मदद करें, वो गरीब आपको दुआएं देंगे। गुल हसन बबर के इंशाअल्लाह।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इनायतुल्लाह लेगारी है, ज़िला दादू, तालका कैनशाह से। ये जो अभी 2022 में सैलाब आया था, ये तो पहले हम बोल रहे थे ये का ऐसी आफत है या ऐसे कोई पता ही नहीं चल रहा था। फिर हमने सर्वे किया या कोई मालूम हुआ ये जो हुई है ना, ये जर्मन की एक दो फैक्ट्रियाँ हैं, एक सीमेंट की है एक एलर्जी की है। उसकी वजह से ये जो केमिकल वो धुएं की सूरत में उठा है, उसमें से ये जो है बादल हुए, बारिश बहुत हुई, इसी आलूदगी की वजह से हमारे सिंध का जो है ना वो बहुत बड़ा नुकसान सिंध का हुआ है। मेरे अपने गांव दादू ज़िला कैनशाह में उस टाइम जिस टाइम बारिश आई थी, नासिर साहब भी आए थे, सोमकी साहब भी आए थे, वो सारे इधर से गए थे। हमारे गांव में पानी इतना था, 30 से 35 फुट तक का पानी था। उसके कश्ती थी, उस पर सवार होके गए थे। हमारा सारा जो भी इलाका था वो सारा का सारा पानी के नीचे था, उसमें पानी था। और ऐसे ये जो सैलाब आया हमको पता ही नहीं चला, बारिश ये चल रही थी, इसी में हम किधर भी निकल भी नहीं सके। किसी गांव की तरफ या शहर की तरफ जाते वो हमारे रास्ते ही बंद हो गए थे। जैसे ही पानी आया तो उधर हमारा अनाज पड़ा हुआ था, हमारे फसल थे, चावल थे, कपास लगी हुई थी, मिर्ची लगी हुई थी, वो भी इसमें जो सारे के सारे डूब गए। वो तो डूब गए, पर हमारा जो जानी नुकसान हुआ है वो भी बहुत हुआ है हमारे गांव का। मेरे अपने ही मना एक कज़न थी, वो इस सदमे में वो भी बहुत हो गए। बारिश आ गई, उधर से एक सवारी नहीं थी जो हम किधर जाते हुए, एक वो आती थी, कश्ती आती थी, वो भी दूसरे दिन तीसरे दिन आती थी। अगर कोई बीमार हो जाता था तो फिर भी हमको बहुत तकलीफ होती, कोई मेडिसिन भी नहीं मिलती थी हमको। अगर मिलती थी तो फिर भी उधर से एक मेडिसिन 5 रुपए की थी, तो हमारा किराया जो आता था वो 1 से 2000 तक आ जाता था। वो कश्ती पे जाते 1 दिन 2 दिन या उधर ही लग जाते थे। सो इसीलिए मैं कहता इधर जो भी है हमारे सरमायादार है, नासिर साहब है। पहले तो आई थी 2010 में, उसके साथ मैं नासिर साहब NTF से जुड़ा हूँ और मैं एक छोटा सा सिंध एग्रीकल्चर का एक हूँ और हारियों के साथ हूँ, और हारियों का मैं दर्द समझ सकता हूँ। एक जो भी हारी है वो जो चावल लगाए हुए थे या कपास थी, उसमें हमने बीज भी डाले थे, उसमें हमने ये जो है खेत भी जोते थे, उसमें हमारा बहुत खर्चा हो गया। ये जो सैलाब आ गया, ये बारिश हो गई, इस बारिश में तो हमारा नुकसान हो गया ना। सब तो कोई जमींदार नहीं, ये ऐसे बंदे भी होते जो सूद के लेते हैं और बीज ले आए वो भी सूद पे लेते हैं। अगर कोई खाद चाहिए वो भी सूद पे लेते हैं। 2022 से तब 2026 चल रहा है ना, वो जो है 2026 तक कोई कर्ज अदा कर नहीं सकेगा, वो भी अभी कर्ज में डूबते जा रहे हैं। हमारी फसल थी जो 2022 से पहले 1 एकड़ था, वो 50 मन तक 60 मन तक एवरेज था। सैलाब आया, वो इतना केमिकल है कि उसमें अभी जो हम खेती जो भी करते हैं, चावल करते हैं, गन्ना लगाते हैं, वो जो 10 से 12 मन मर देता है। इससे में हमारा वो जो ये खर्चा है वो भी पूरा नहीं होता। बस ऐसे ही अपनी बीवी बच्चों का जो भी है ऐसे चला देते हैं। बहुत थैंक यू कॉमरेड ज़हरा। मुझे याद पड़ता है हम एक पीस मूवमेंट थी, उसमें आपने आर्टिकल्स लिखे थे बहुत पहले, मेरे ख्याल 10 साल या 12 साल पहले, क्योटो मेरे ख्याल एग्रीमेंट था प्रोटोकॉल पे और उस पे। तो उस वक्त तो जब आपने लिखा था इन्होंने आर्टिकल, तो हम सब साथी जो थे सर्किल के अंदर हम बहुत मजाक उड़ाते थे उनको, मतलब कोई भी बात होती थी वो तो क्योटो प्रोटोकॉल और उसकी बात करते थे। लेकिन आज ये है कि मतलब कि वाकई हम उसको फेस कर रहे हैं। अभी तो हम ये तो सैलाब की बात कर रहे हैं, हमने कराची में और ये सिंध के जो हमारे शहरी इलाकों हैं इनके अंदर हीट वेव हमने देखी। कराची का मुझे याद है 5,500 के करीब लोगों की डेथ हुई थी, और वो लोग जो रिपोर्ट नहीं हुए वो अलग थे, क्योंकि हम ईदी फाउंडेशन के साथ बहुत क्लोजली काम किया। तो उसके अंदर 80% जो लोगों की डेथ हुई वो वर्कर्स थे। रमज़ान का महीना था, हमारे यहाँ टेबू है, बाहर पानी नहीं पी सकता आदमी, फेंट हुए घर गए, वो मर गए, डेथ हो गई उनकी। फैक्ट्रियों कारखानों की जो सूरत हाल है वो इतनी ख़तरनाक है, हीट स्ट्रेस की वजह से उनकी काम करने की सलाहियत भी कम हो रही है, और दूसरा ये है कि फेंट हो जाते हैं और बाज़ों का डेथ भी हो जाती है। तो ये एक बहुत सारा इशू है। ज़रा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो माहौलियाती तब्दीलियाँ इंटरनेशनली जो है इसको हम आप इसको जो पाकिस्तान में जो हम
काम कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, तो इसको किस तरह इसको आप इसको एक्सप्लेन करती हैं, किस क्या है ये? तो तमाम साथियों को सुर्ख सलाम। बिल्कुल मुझे जैसे कॉम्रेड नासिर ने कहा कि जब मैंने क्योटो प्रोटोकॉल पे आर्टिकल लिखना शुरू किया था तो मुझे पार्टी के अंदर से जो है ना लोगों ने कहा कि ना मतलब कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी उसको, लेकिन अच्छी बात ये है कि अब ये सारी डिस्कशन हो रही है, लोग जो है वो मार्चेस कर रहे हैं और लोग उस पर जो है वो बातचीत कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से बात शुरू हुई थी दोबारा 2010 में, जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में सैलाब आया था और उसके बाद बहुत क्लैरिटी के साथ कहा जा रहा था कि ये अब सैलाब आते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर और बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि ड्राउट होगा, यहाँ पे कहत साली भी होगी कि जहाँ पे खुराक भी जो है वो अवेलेबल नहीं होगी लोगों के लिए, क्योंकि पानी अगर नहीं होगा, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ये सारी सिचुएशन जो है हम इसको इस तरह से देखते हैं क्योंकि मतलब ये जो कुदरती आफात के नाम पे जैसे नासिर साहब ने कहा कि लोग समझते हैं कि ये कुदरती आफात है, या जैसे अर्थक्वेक आया था कश्मीर में, तो लोग कह रहे थे कि वहाँ पे जो है वो हम जिन्स परस्ती हो रही है, इस वजह से जो है वो सैलाब आया। इसी तरीके से 2010 में, क्योंकि मैं ख़ुद कालाम में थी जब सैलाब आया था, तो हम फंस गए थे वहाँ पे, तो लोग जब हम बाहर निकल के चीज़ें देख रहे थे कि किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं, तो लोग गाड़ियों से निकल के हमें कहते थे कि तुम्हारी वजह से ज़लज़ला, तुम्हारी वजह से सैलाब आया क्योंकि तुमने सर में दुपट्टा नहीं लिया हुआ है। तो ये अभी भी चीज़ें मौजूद है लोगों में, जितनी अवेयरनेस हम दे सकते हैं लोगों को कि ये जो है वो मेन मेड है, ये कोई कुदरती आफात नहीं है कि जिसको हम कहें कि ना, मतलब ये जो है तबकाती मसला है, बुनियादी तौर पे तबकाती अलमिया है कि जिसको लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से सरमायादाराना निज़ाम में सरमायादारी अमीर लोग जो है वो सब कुछ हासिल करने के लिए जो है वो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, चाहे वो ज़मीन है, चाहे वो लोग हैं, हर चीज़ को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप देख लें कि जब ट्रंप आया था यहाँ पे प्रेसिडेंट बन के, तो सबसे पहले उसने यही अनाउंस किया था कि वो जो है वो ग्रीन इनिशिएटिव्स जितने भी हैं उससे वो पीछे जो है वो अपने हाथ खींचेगा और फॉसिल फ्यूल की जो है जितनी भी पैसे हैं उसके अंदर जो है लगाएगा। तो हम इसको एक तो तबकाती इशू के तौर पे देखते हैं और ये समझते हैं कि ये लेकिन इसमें काम को जो है तेज करने की ज़रूरत है, ये इमरजेंसी है, ये क्लाइमेट इमरजेंसी है, और हमारी स्टेट को भी जो है ये समझना होगा कि क्लाइमेट इमरजेंसी से पैसे लेने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या जो भी ये बात कर रहे हैं वो सिर्फ वो जो $100 मिलियन जो कॉप में जो कहा गया है कि जो जितने भी मुतासरीन हैं ममालिक उनको दिए जाएंगे, तो सिर्फ उनकी नज़र सिर्फ उन पैसों पे है कि सिर्फ घर बना दिए जाएंगे, लेकिन किस तरीके से हम पानी को सेव कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को खुराक को सेव कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को जो है वो जॉब क्रिएट करके दे सकते हैं, इस पर कोई अभी यहाँ पे पाकिस्तान में अब भी जो है ना वो बिल्कुल बात नहीं हो रही है। आप देख लें CPEC है, हम फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं कि इसकी कार्बन इमिशन जो है सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन चाइना कंपनी जो है वो कोयला निकाल रहे हैं यहाँ से, और आप अगर कुछ कहेंगे तो मारे जाएंगे आप। उस पूरी इन्वायरमेंट का क्या हशर नशर हो रहा है, हम उस पर कभी बात नहीं करते हैं। जब चाकी में जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था तो वहाँ लोगों के साथ क्या हुआ, लोगों ने जब लिखना शुरू किया कि वहाँ पे बच्चे अपाइज पैदा हो रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी है, वो आर्टिकल्स नहीं छपते हैं, नहीं छपने दिए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस पूरे इशू को जितना सीरियसली हमें पाकिस्तान में लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं, और ख़ास तौर पर वर्किंग क्लास, ख़ास तौर पे जो मेहनत कश तबका है जो सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर है। जैसे आपने कहा कि जो हीट स्ट्रेस है, हीट स्ट्रेस से भी जो है वो मज़दूर ही मुतासिर हो रहा है। 5,500 जो मज़दूर जो मारे गए थे गर्मी में, वो सारे के सारे मज़दूर ही थे, मज़दूर तबका था। तो इसलिए हमें जो है बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होना है, स्टेट को, रियासत को, जो हुक्मरान है हमें उनको बताना है कि ये किस तरीके से माहौलियाती तब्दीली हमारी जानों पे भी असरअंदाज हो रही है, और किस तरीके से हमारी जो बीमारियां हैं वो जो अब बीमारियां जो है जैसे हम कहते थे कि खुदा की तरफ से नाजिल हुई है या किस्मत है हमारी, तो बुनियादी तौर पे ये सारी चीज़ें जो लग रही हैं हमें, ये हमारे काम की वजह से या इर्द गिर्द का जो माहौल है इसकी वजह से कर रहे हैं। अब कराची भी जो है आप देखें कि पोलिटेड सिटी में जो है वो सबसे आगे है। पहले तो लाहौर का नाम हम सुनते थे, लेकिन अब कराची भी जो है, और वाकई आप रात के 5 बजे या 6 बजे हम जब घरों में को वापस जाते हैं या कहीं अगर निकलते हैं तो आपको सही तरीके से धुंध नज़र आ रही होती है कि किस तरीके से कराची का एनवायरनमेंट भी जो है वो तेज़ी से ख़राब होता जा रहा है। इसी तरीके से हम लैंड रिफॉर्म्स की बात तो बहुत अरसे से करते जा रहे हैं, लेकिन सिंध की ज़मीनों को बेचा गया है सऊदी अरब को।
मतलब इस पे हम में से कोई इस तरह से बात नहीं करता, खासतौर पे मजदूर तबके के हवाले से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन सारे इश्यूज़ को जितनी तेज़ी से हम समझेंगे उतनी ही तेज़ी से हम उसकी रामसर जो कन्वेंशन है उसके तहत जो है हमारा सिंध का जो डेल्टा है, इंडस डेल्टा, ये प्रोटेक्टेड है। लेकिन ये कि ऊपर जो कैनाल, ऊपर जो पानी रोका गया है और जो आबी मंसूबे बनाए गए, हम इसको माहौलियात की नुक्ता नज़र से देखते हैं कि ये माहौल दुश्मन मंसूबे हैं। और उसका सबसे ज़्यादा असर फिर सिंध पे पड़ा। ये कि पानी जब समंदर में नहीं गया तो फिर ये कि हज़ारों सालों से जो पानी आ रहा था उसके साथ जो डेल्टा बन रहा था वो एक तो रुक गया। अब तकरीबन जो है 70% डेल्टा जो है वो तबाह हो चुका है। वहाँ पे जो उसका फौना फ्लोरा था वो सारा तबाह हुआ है। हमारे मैंग्रोव्स तबाह हुए हैं। अभी आप DHA जाके देखिए कि वहाँ पे समंदर के ऊपर जो है आपके वो मट्टी डाल के उसकी रिक्लेम की जा रही है ज़मीन। एक जगह ऐसी है, बहुत बड़े वहाँ पे प्लाजा जो बने हैं रेजिडेंशियल, वो हमारे सिंध के यहाँ के कराची के कदीम तरीन कब्रिस्तानों में से एक थे। वो वहाँ उसके ऊपर उन्होंने बना दिया है, कोई कहने वाला नहीं है। एग्जैक्टली इसी तरह कैनाल्स का इशू आया यहाँ पर कि आप एक ऐसी जगह पे एक ज़रख़ेज़ ज़मीन को आप तबाह करके उसका पानी रोक के आप एक ऐसी जगह पे लेके जाना एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं जहाँ राजस्थान के अंदर वो नाकाम हो गया है। दरिया के दरिया, उस वहाँ 2 दरिया हैं, उसके बावजूद वो वहाँ नाकाम हुआ। और ये सिलसिला इसलिए करना चाह रहे हैं ताकतवर लोग जो हैं, जो छावनियों में बैठे हुए हैं, वो ज़मीनें पहले उन्होंने ली और दरिया का पानी का रुख मोड़ के वहाँ लेके जाना चाहते थे। उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई। ये कॉर्पोरेट फार्मिंग की अभी ज़हरा ने बात की है। ये भी ये है कि आप पानी ऑलरेडी नहीं है, आप वो पानी इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ की लेबर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ की ज़मीन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो पैदा होगा वो इस मुल्क या इस जो ये वफाकी यूनिट है इसके लिए नहीं होगा, ये पाकिस्तान से बाहर के लिए होगा। और लाखों एकड़ ज़मीन जो है इसको जो है ये गैर मुल्कियों के हवाले की जा रही है और इसको ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से कर रहे हैं। और मुल्क का जो सबसे ताकतवर इदारा है वो इसके ऊपर आके खड़ा हुआ है। और इस पर बोलने के लिए इसलिए इजाज़त नहीं है कि आपने तमाम डिसेंट्स को, आप इख्तलाफ जो करने वाले हैं उनको आपने दबा दिया है, जेलों में डाल दिया है। 10 लोगों से हमारे इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन आप सियासी लोगों को इस तरीके से बंद करना, उसके साथ बदतमीज़ी करना, ईमान मजारी के साथ हुआ, ये सब कुछ चीज़ें हमारे काम के साथ जुड़ी हुई हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग की आप बात करेंगे, इज़ अ इशू। आप जो है कैनाल्स पे कामकाज करेंगे, जो आपका हमारा वो जो खोजी जो है हमें एक ही तरफ लेके जाएगा। तो ये इन्वायरमेंट का इशू, अभी आप ये देखिए थर का इशू जो है, मैं आपको एक बात बताऊं, थर में जब हम यूनियन बनाने गए तो हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा गया कि आप यहाँ यूनियन नहीं बना, आप पहाड़ियों में जाके काम करें, यूनियन नहीं आप वहाँ बना सकते। और बाज़ लोग हमारे ऐसे हैं, वो पानी के मसले पे तो बहुत इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, लेकिन कोल के ऊपर जहाँ से कोल निकाला जा रहा है, फॉसिल फ्यूल निकाला जा रहा है, वहाँ की पूरी टोपोग्राफी जो चेंज की जा रही है उस पर बोलने को तैयार नहीं है। तो ये क्लाइमेट का इशू जो है ये होलिस्टिकली है, आप बीच में एक चूजन करके ये नहीं ले सकते। तो मैं हमारे साथ जो है हमारे इंटरनेशनल हमारे फ्रेंड हैं, ये वैसे बाय द वे यहाँ पाकिस्तान में आए हुए थे, तो इनको हमने कहा कि ये वीक हो रहा है तो इसमें आप पार्टिसिपेट करें। तो आई विल आस्क यू टू लिटिल बिट डिफाइन अबाउट, टेल अस अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ दैट वन, and where you are working your solidarity work, in which areas, and what you want to do with this climatic litigation. First, the solidarity work and about your organization. Okay, first of all, I'm really happy to be here, to speak here. I'm happy that the climate case is really raising so much interest, and I'm especially happy to be here with Abdul Khalid, Gul Hassan and Inayatullah. Okay, I have to apologize. I still don't speak Urdu. I'm a frequent traveler to Pakistan, but no Urdu, so I didn't get everything, but I heard that Comrade Nazir already introduced Medico International. So we are a German organization founded in 1968, and we are active in more than 30 countries of the world. What is special in Medico is that we make a big difference between charity and solidarity. Yeah, charity is fine and is needed, but solidarity is a completely other concept.
So this means we are looking for like-minded organization in these more than 30 countries, like National Trade Union Federation, like the Home-Based Women Workers Federation, to achieve common dreams or goals or wishes. So in Pakistan, we just started to work in 2010 after the so-called mega flood of the Indus River. At that time, we thought it is a mega flood, and now after 2022, we know there was even a bigger flood. And in Pakistan, we are working with not just with Nazir and Sera, but we have another partner, the Health Welfare Foundation, and we made a lot of projects. Yeah, we make emergency aid, reconstruction, rebuilding lives and livelihoods in many districts. So after this flood event, 4 months after the heavy rains and after the flash flood, I made a tour to all these projects which I coordinated in the last years, since 2010. So I went to, mainly in Sindh, so I went to Sujawal, Matiari, Sangar, Jacobabad, Lakhana and Daru, and I was really shocked about the situation. I mean, I have 21 years of experience in development cooperation, but this kind of disaster, yeah, I saw other disasters, but this kind of natural disaster I never saw before. And the situation of the people, yeah, I was in the village of these gentlemen. The situation of the people were worse. Still, 4 months after the flood event, the water was standing. In Daru, we even couldn't reach the village with a car because it was completely disconnected. We used a motorbike to go there. In Jacobabad, we had a project before, and we tried in this project to make flood-resilient construction. And flood resilient means if there's a flood, yeah, the people are evacuated, and then if they come back, the construction is still there. So engineers designed this kind of construction, and it was really flood resistant, but not for this kind of disaster. Not for standing water more than 3 months up to 10 feet high. This is, no construction can survive this flood. चाहूँगा ये भी जो केस किया है जर्मनी में हमने, आपकी क्या इससे एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या उम्मीद रखते हो कि हम इससे क्या हासिल कर सकते हैं और क्यों किया है ये इस वजह से नहीं किया है तो हमारे को ये कुछ दे, हम भिखारी नहीं है। मैं जमींदार हूँ, मेरे पास 40 एकड़ जमीन है। 40 एकड़ जमीन अगर 20 मन जरेब दे, 40 मन एकड़ दे, तो आबादी कितनी होगी मेरी? 22 से लेकर अब तक जो हम नुकसान खा रहे हैं, अब भी जो चावल का फसल हमने उठाया है, उसी में मैंने 10 लाख रुपया नुकसान खाया है। चावल के फसल में सामने गंदम आ रहा है। गंदम का फसल जो हमारा एकड़ जो था वो 40 मन तक देता था, अब पता नहीं क्या देगा, अल्लाह ही जानता है। अगले साल जो गंदम हमने उगाया था वो 10 मन तक एकड़ था, उसमें मैंने 10 लाख रुपया नुकसान खाई है। मैंने अब जो जिनसे हम खाद लेते हैं, बीज लेते हैं, वो तो हमें तंग कर रहे हैं, हमें मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो जर्मनी वाले हैं हम उनको ये कर रहे हैं कि अपनी आलूदगी पे कंट्रोल करें, अपनी आलूदगी पे कंट्रोल करें, अपने मुल्क को संवारते हैं, हम गरीबों को बर्बाद करते हैं। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है वो भिखारी बन गया है। अगले साल जो हमने गंदम उगाया था तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमारे से 2000 में मन लिया था, अब वही गंदम हम खरीद कर रहे हैं 5000 में मन। कराची में भी आपको 5000 रुपया मन मिलता होगा। आटे का रेट क्या है? हमने उनको दिया 2000 में, उन्होंने हमारा जो मुकद्दर व्यापारी जो है, बड़े बड़े जो डीलर हैं, उनके हाथ में दे दिया है हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। 4000 मन वाली वो 2000 मन उन्होंने खरीदी, अब 5000 रुपया मन बिक रही है वो गंदम। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को दे, सबको दे, लेकिन जो हमारे पे मुसीबत है, एक तो हमारे जो हाकिम है, हुक्मरान है,
बड़े से बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर यही है। अब जब गंदम आएगी तो आप देखना क्या रेट लगाते हैं। अब भी उन्होंने ये ऐलान किया है कि भाई व्यापारी जिस भाव पे लें वो उनकी मर्जी है। आप गवर्नमेंट पाकिस्तान है, आप उनका रेट मुकर्रर करें, उन पर कंट्रोल करें। भाई इतने में आपको लेनी है, कोई किसी से नहीं पूछता। जेको ये जो आपने केस किया है जर्मनी में ना, तो आपके साथ 39 और भी हैं साथी ना, ये बबर बैठे हुए हैं, तो क्या आपके जहन में इसका क्या है, केस के क्या असरात, क्या नताइज निकलेंगे, क्या उम्मीद करते हैं आप? इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आप जैसे दोस्त हैं, ये सामने बैठा हुआ है दोस्त हमारा जो नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, उनकी वजह से हमने उधर केस किया हुआ है। इंशाल्लाह हम वो केस जीतेंगे और आपकी मदद से, इन भाइयों की मदद से, इन दोस्तों की मदद से, इन सब की मदद से हम इंशाल्लाह ये केस जीतेंगे और हमारी फतेह होगी। हम बहुत नुकसान खा चुके हैं। पहले तो मैं आपको सिंधी में कुछ भी बताया था, कुछ लोगों ने समझा होगा, कुछ ने नहीं समझा होगा। नुकसान तो बहुत हुआ है। वो नुकसान तो ये हमें नहीं दे सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पहले 2-3 हफ्ता पहले भी आए थे, जियो न्यूज़ के पास आए थे। वहाँ जो वापस गए, लोगों ने पूछा था, हमें सब कुछ है, पूछा था क्या हुआ, कब पैसे मिलेंगे, कब जगह बनेंगे, कैसे। हम कहे इंशाअल्लाह ताला कोशिश की है, अल्लाह रसूल आपकी मदद करेगा। हमारा जो इरादा है, हमारे जो ख्वाहिशें हैं, इंशाअल्लाह ताला पूरी होगी। तो जो गरीबों के लिए हम अपने लिए नहीं आए हैं। हम तो टीचर भी हैं, हम रिटायर हो गए, अभी तक रिटायर हुआ हूँ, टीचर भी थे, हमारे बेटे भी हैं, आर्मी में भी हैं, 2-3 बेटे आर्मी में भी हैं। सिर्फ गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे इलाके के जो गरीब हैं ना, उन गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है, हमारे जो जर्मन में वकलाए हैं, उनकी मदद से, हमारे जो सामने बैठे हुए हैं भाईजान, या जो साफ़ी बरदरान जो सामने बैठे हुए हैं, आप भी हमारी मदद करोगे इंशाअल्लाह ताला, हमें खुशी है, तो हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। गरीबों की मदद होगी, गरीबों को इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। हम इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो अभी हमने जर्मन में केस किया है, ये नासिर साहब है, डोमसी साहब है और मैडम मरीम है, उधर हमारे वकील हैं, जो उनकी मदद से इंशाल्लाह जीत जाएंगे, उम्मीद यही है हमारी। हम इसीलिए केस नहीं किया है कि हमको पैसा चाहिए या कुछ और चाहिए, हम उन्हें इसीलिए किया है, ये जो केस है, ये जो उधर की कंपनियां हैं ना बड़ी, वो आलूदगी बहुत उधर जो होती है, आलूदगी आती है उधर से, एक सीमेंट की और एनर्जी की जो फैक्ट्री है, हम ये कहना चाहते हैं उन पे कुछ कंट्रोल करें, जो भी है उस पर कंट्रोल करें। अपना वो जर्मनी का जो मुल्क है वो बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, और इधर हमारे पाकिस्तान के पास वो आलूदगी आ जाती है, उसमें मौसमियात की तब्दीली आ जाती है। तब्दीली की वजह से ये बारिश आई थी, उसमें केमिकल भी आए थे। ये जो हमारे हारी भाई हैं, उनका भी बहुत नुकसान हुआ है। वो ज़मीन जो थी वो पहले थी मीठी थी, अब खट्टी हो गई है, पैदावार कम दे रही है, पहले ज़्यादा देती थी, अब कम हो रही है। जैसे पहले हमने आपको बताया, पहले 50 मन, 40 मन, 60 मन तक एवरेज जाती थी, अब उधर 10 मन, 12 मन, 13 मन जाती है। और गरीब भाइयों का, जो किसानों का है, वो नुकसान भी हो रहा है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पैदावार कम आ रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि कुछ दोस्त हमारी मदद करें, उधर हमारा आवाज़ बुलंद करें। Yeah, so I just started to explain my impressions in this visit to Pakistan in December 2022, 4 months after the flood event. And afterwards we were sitting together with our partners here and with the European Center for Constitutional and Humanitarian Rights, ECCHR, and we thought, okay, there are 2 lessons learned. Of course, assistance for the people and rebuilding is very much needed. Yeah, but is it enough to rebuild and then the next flood is coming and washing everything it will to rebuild? No, of course it's not enough. We have to follow the root causes. And there's a clear legal principle for the climate cost case. Whoever caused damage is liable. If I do a damage, I have to pay. So who's doing the damage? This is why we looked for 2 carbon major companies in Germany. One is RWE,
which was founded in 1898. The other one is Heidelberg Materials, who was founded a little earlier. And since that time, with the production of cement and energy, they are polluting the environment. Yeah, and who has to pay the costs at the end? These are these people from the villages in Dadu or elsewhere. So we thought, okay, if we file a case, we can try to have a lot of media attention and to change the setting. This happened already, I think Sarah explained it in the Baldia fire case with Ali Enterprise. So this was one of the milestones, our case we did in a German court, that we have a supply chain law now in Germany. A very weak one, but we have it. Should I give some details about the... Yeah, so the case. So we handed over the statement of claim, which is 220 pages, to the court in Heidelberg on 22nd of December. And so there are 39 claimants from Dadu, Lakana, and Jacobabad, everyone affected by the floods, but they are just an example for even more. We saw it in this short video, yeah? There are more people in your villages, not just, yeah, we have 2 or 3 persons are claimants. There are more people in other villages, there are more people in Pakistan, and there are more people worldwide. If it's coming to legal cases, court cases, it's really difficult. So we decided as a strategy, we are just looking for the damage of 2 crops. The Kharif season in 2022, which is a rice crop, and the Rabi season in 2022-2023, which is a wheat crop. This means just 2 crops, and they lost each and everything. Every farmer lost everything in the crops. This means 1 whole year without an income. But the damages had been much more. So the damages had been animals, had been even loss of lives, had been the houses, but we are just looking for these crops. And the total damage of these crops is 1.3 million euro, which is equivalent to more than 430 million rupees. And from this, we say, okay, we claim for a compensation for the farmers of 30%. And it's the first time that this is done. There are a lot of legal claims, but it's the first time that we're doing this kind of claim. थैंक यू। मेरा ख्याल है कि ये यहाँ से तो पाकिस्तान में ये पहला केस है इस लिहाज से क्लाइमेट के ऊपर, तो ये एक सिंबॉलिकल है। जब हमने बल्दिया का केस किया था उस वक्त भी जो हमारे वकील थे उन्होंने कहा था कि ये केस हम नहीं जीत सकते, लेकिन ये कि एक खड़े पानी में पत्थर मारने की तरह था, उसमें डिबेट का आगाज़ हुआ। मुझे याद है कि हमारे साथ आज नहीं है सईदाबा जी, तो पार्लियामेंट में उनको बुलाया गया था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ की, फ्रॉम राइट टू फार लेफ्ट, सब, ग्रीन, लिंके, सोशल डेमोक्रेट, क्रिश्चियन यूनियन, सब ने उस वक्त, एंजेला मार्केस की गवर्नमेंट थी, तो उनकी जो मिनिस्टर थी, सीनियर मिनिस्टर थी, वो आई थी और उन्होंने सारी बात की, डिबेट हुई पूरी सोसाइटी में और लॉ मेकिंग वहाँ पे हुई और अब अकाउंटेबल किया जा रहा है ब्रांड्स को और कंपनीज को। तो ये भी करने का बुनियादी मकसद यही है कि ये जो पोल्यूटर्स हैं उनको जो है अकाउंट फॉर किया जाए, और ये पूरी दुनिया के अंदर जो है और मुल्कों ने भी किए हुए हैं केसेस, लेकिन पाकिस्तान से ये पहला केस है। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी जो है यही बात करती है कि हम ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, हम कार्बन उमिट नहीं कर रहे, लेकिन खुद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो आपने लाहौर का जो हाल स्मोक जो होता है वो उसकी हालत देखी और जो बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हम ये कोशिशें कर रहे हैं कि इसको एक अलामत के तौर पे जो पूरी मूवमेंट है क्लाइमेट की, उसके अंदर इसको अलामत के तौर पे लिया जाए कि ये भी हो सकता है और बाकी कंपनियों पे को भी सू किया जा सकता है। तो इसको हम इस एक कैंपेन के तौर पे ले रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आज जो ये क्लाइमेट का जो वीक है इसमें हमने बहुत सीरियसली इस सारे बात के ऊपर आपसे बात की है।
गो इसके बहुत सारे पहलुओं पे अभी तक हम बात नहीं कर सके, लेकिन ये कि ये एक ऑन गोइंग फिनोमिना है। अगर आप कहेंगे तो बहुत सारा लिटरेचर भी हमारे पास है, वो आपके साथ हम शेयर भी कर सकते हैं। हम एक दो कोई अगर दो सवाल रखना चाहते हैं तो वो सवाल लिए जाएंगे और उसके बाद फिर हम जो है बात को इसको सेशन को कंक्लूड करेंगे। जी, पेस्टिसाइड वो सबसे ज़्यादा आपकी क्रॉप को प्रॉब्लम्स पहुंचा रहा है, ठीक है जी। और इसको हम लोग किसी तरीके से भी नहीं रोकते और उसको कोई हमारे यहाँ पैरामीटर नहीं है। और जिस वक्त आ तो जाती है उसके बाद फिर सेकंड उसमें ये होता है कि यहाँ वो नंबर 2 बनना शुरू हो जाती है, मिक्स होकर फिर वो बन रही होती है। तीसरा जो उसके अंदर आप जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये होती है कि जो आपकी फूड ग्रेड की जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर भी वही पेस्टिसाइड जा रही होती है। बल्कि 90% हमारे यहाँ तो फूड ग्रेड की चीज़ें जो ऑर्चर्ड पे हो रहा होता है वो पेस्टिसाइड वही यूज़ हो रही होती है। कॉटन वगैरह पे थोड़ा सा वो उसको अलग से है। या एक एंड्रीन आती थी किसी ज़माने में शुगर कैन के लिए, उसको बैन होकर उसकी जगह एक ऑल्टरनेट दे दी उन्होंने। तो ये आप मतलब एक के मेन इशू है क्लाइमेट के अंदर उस पेस्टिसाइड का। मटेरियल्स की पोल्यूशन की वजह से स्पेसिफिकली देयर हैज बीन इम्पैक्ट इन सिंध फ्लड्स को लेके, लाइक हाउ इजी इज इट टू क्रिएट दिस लिंक? Yeah, it's not that easy, but we have some carbon major studies and some attribution studies. So the attribution study says that this heavy rain, because you have monsoon every year, yeah, but this heavy rain and this disaster, as a level of disaster, this was is attached to the climate change, to the climate crisis. This is first study. And then there is pretty clear, so in 1898 people were not aware about the climate change, but in 1965 they were aware already that what they are doing is harming, and they are the biggest polluters. And there are studies as well, scientific studies, to say how much CO2 they released since this time. And this is what we are using. थोड़ा सा मैं उर्दू में इसका जवाब दे दूं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था कि ये जो यहाँ पे बारिशें हुई हैं या जो तबाही हुई है, किस तरह आप इसको रिलेट करते हैं जो दो कंपनियां उनके आपने उसके ऊपर केस किया है। तो इसमें इन्होंने जो बताया, एक तो ये कि हमने वो स्टडीज़ की हैं और जिन ज़मीनों के ऊपर जाके वो सारा हमने एरियल और उसका सारा हमने वो किया है और लोगों के एक्सपर्ट ओपिनियंस भी लिए कि ये मेन यहाँ पे लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या और बहुत सारी वजूहात की बिना पे नहीं है। ये इसकी वजूहात जो इंटरनेशनल क्लाइमेटिक जो चेंजेस आ रहे हैं और ये जो सब कुछ हो रहा है और जो पोल्यूटर्स हैं उनकी वजह से है। तो इसीलिए जो हमने इनके ऊपर जो केस किया है, इनका इसको फिज़ा को पोल्यूट करने में जितना इनका हिस्सा है, हमने उतने हिस्से का ही इनके ऊपर डैमेज क्लेम किया। इसलिए मैंने ये कहा कि ये अलामती तौर पे एक हमारा वो है, ताकि ये कि बाकी कंपनियों को भी एक कॉल दी जा सके। ये है। जैसे आपने कहा कि बल्दिया फायर फैक्ट्री का जो एक इंसिडेंट हुआ था, तो एक फैक्ट्री थी उसको आग लगी और उसके आपने डैमेजेस क्लेम किए जर्मनी में जाके। केस डिसमिस हुआ लेकिन ब्रांड ने उनको डैमेजेस दिए, वो केस वहाँ पे क्लोज हो गया। क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज का इशू है ये उससे बहुत डिफरेंट है। मेरा सवाल डॉक्टर सोंकी से है कि अगर ये केस भी डिसमिस हो जाता है, क्योंकि इसके तहत अगर केस डिसमिस हो जाता है, क्योंकि ब्रांड्स की तरफ से फार्मर्स 39 फार्मर्स हैं, उनको डैमेजेस मिलना ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है क्लाइमेट चेंज का। अगर ये केस डिसमिस हो भी जाता है तो हमारे पास फिर और कौन सी लीगल रेमेडी होगी। और दूसरा ये कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि 30 जो वहाँ एक केन शाह का आपने मिसाल दिया, क्योंकि मैं भी 2022 के साथ हमारा जज्बाती मतलब ताल्लुक़ है इस साल के साथ, क्योंकि मैं भी होमलेस हुआ था, हमारे भी घर गिरे थे और हम भी टेंट में थे ऑलमोस्ट 2 मंथ तक। इसी तरह से तो ये कोई मुस्तकिल मैं समझता हूँ हल नहीं है। ब्रांड्स की तरफ से अगर डैमेजेस आते हैं तो अगर ये डिसमिस हो जाती है हमारी पिटीशन, तो हमारे पास फिर कौन सी लीगल रेमेडी होगी? Yes, I mean, Ali Enterprise against the German brand Kick, this was a good example.
was just 4 workers or relatives from workers who died, and we lost the case. But we raised so much attention in the German public that we changed the whole setting. It's not just about these 4 claimants, it's about the whole setting of how the global supply chain works. Now we have this global supply chain law. Without this case, maybe we wouldn't have the supply chain law. We would like to do the same with the climate case. We are not sure if we can win it because it's new, and there was one case of a farmer from Peru, which was against RWE as well, who was living close to a glacier and it was melting, and he was afraid that his house will be wiped away. And so the German court, he lost the case because he didn't have any damage so far. We have the damage already, yeah, the farmers have the damage already. But the German court said, okay, there's no damage, so the case is closed, but there was a principal decision that carbon majors like RWE are liable for the damages which they are causing. And we can use this judgment for our case. The other question was just 39. Of course, it's not a permanent solution for them. Yeah, there might be another. We won't stop the climate crisis in the next years. We have to face. There will be more of these events. But what we can do is, first of all, compensate. If we get the compensation, then looking for climate justice, which is a political goal. And then really to change the setting. So companies like Heidelberg Materials and RWE, in their business concept, they have to think, okay, maybe we are liable for this, so we have to change the business concept. There's no need today to burn coal or oil. There's no need. We have everything. We have wind, we have solar, we have others. So why burning coal? And they are still following this old-fashioned energy production just to make more money, and we have to fight this. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये क्लाइमेट के ऊपर और ये जो केस किए जा रहे हैं, बट ये कि जिस तरह सिंध के अंदर जो हमने पिछले दिनों देखा कि सेल्सियस जिस तरह बढ़ा है, तो और मज़ीद जिस तरीके से मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी तबाही है जो कि ना कि सिर्फ सिंध के अंदरूनी और बल्कि शहरी इलाकों में भी जो है वो बहुत बुरे असर पैदा कर रही है। तो मेरा सवाल ये है कि हम एक गवर्नमेंट के ऊपर भी हमें केस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिंध के अंदर जितने भी जंगलात हैं जिस तरह उसका खात्मा किया गया है, तो ये गैर कानूनी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ तक कि जो एक पॉली बैग की इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई थी 1998 पे, वो भी अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। आज भी पॉली बैग जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जहां हम जर्मनी में कर रहे हैं, तो हमें पाकिस्तान में भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। हम अगर कार्बन इमिशन की डेटा लें तो जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसमें से जाके जर्मनी को सिलेक्ट करना, वहाँ की भी 2 कंपनीज, इस तरह तो बड़ी कंपनीज और काफ़ी हैं। इवन हमारे यहाँ हमारी गवर्नमेंट को लॉस एंड डैमेज पे खरबों रुपए मिलते हैं, तो हम उनको इतना अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहे। इन पीछे 2 कंपनियों के पीछे जाना, इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? I mean, we can't do legal cases against all the world, yeah? And we are a German organization, so we are focused on the German root causes. And the German footprint, if you look to the CO2 footprint of Pakistan and to our footprint, and I think you expressed it in the interview we had with the German television before we had this panel. You said that, we in Germany, we have our comfortable life, and you pay the price. And this is reason enough for me to really fight in my country for global justice and climate justice. बाकी काफ़ी सारे केसेस पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। मतलब लोगों ने, जैसे मैं सिंध की अब मिसाल दूंगा, जो कैनाल का इशू है इसके ऊपर और कॉर्पोरेट फार्मिंग है, उसके ऊपर कोर्ट के अंदर केसेस भी हैं और लोगों ने पॉलिटिकल मूवमेंट भी की है। तो मेरा ख्याल, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि लीगल जाना जो है ये सबसे कमज़ोर तरीन हमारी कड़ी होती है।
बाकी जब तक पॉलिटिकल चीज़ों को नहीं उठाया जाएगा चीज़ें नहीं हो सकती। ये जो लीगल केस भी है ये इसको पॉलिटिसाइज करना है, तभी हम विन ओवर करेंगे चीज़ों को। बाकी ये कि जो आपका सवाल है, मेरा ख्याल है कि एक मरतबा कहीं लेनिन ने कहा था कि जो सबसे कमज़ोर कड़ी है ना, सबसे पहले वहाँ अटैक करना चाहिए। तो मसला ये है कि हमने मतलब चाइनीज़ के भी ज़हरा ने भी बात की थी, हमने एक जगह यूनियन बनाई थी बलूचिस्तान में, और जिस तरीके से हमें पीछे हटना पड़ा था दुदर में, वहाँ पे जो है माइंस की बहुत बड़ी यहाँ कॉपर माइन है, और वहाँ पे उस वक्त जो है मेरा ख्याल है कि 200 रुपया पर डे देते थे, 10 घंटा काम लेते थे। और वहाँ पे यूनियन बनाई, डायरेक्टली जो है सब लोग आ गए, जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते वो सब आ गए। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से यूनियन चले जाएं, हम निकल के आ गए वहाँ से। तो ये इश्यूज हैं, तो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये कि एक पॉलिटिकल डिबेट है पूरी दुनिया के अंदर कि फॉसल फ्यूल से शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन अब यूरोप में भी आप देखिए, ग्रीन पार्टी बहुत बड़ी बात करती थी, लेकिन जब यूक्रेन वॉर आई तो उसका खुद जो मिनिस्टर था उसका ग्रीन पार्टी से कोलिजन के अंदर, उसने कतर के साथ जाके गैस की डील की सबसे बड़ी। तो हमें पॉलिटिकली भी चीज़ों को उठाना है। कोई अगर और दोस्त कोई सवाल है तो, वरना इसको हम कंक्लूड करते हैं। और यासिर भी आ गए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये प्रोवाइड किया ये मौका कि हम सारे दोस्त यहाँ जमा हुए डिस्कशन किए, और मेरा ख्याल है इस डिबेट को हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ सोविनियर का कोई साथी कह रहे थे। So, I have a suggestion, Sampal. If that kind of funds, even if you are litigation in countries, and maybe there are more litigants in many other countries, and they reliable people, I mean the companies, for the climate change issue. So if there is any funds for insurance, and if something happen all around the world, somewhere else, even in Indonesia, I heard there is something like this flood there, and maybe in other countries. So would it be possible that the companies who are responsible for that climate change, they pay some money for insurance, and then from that insurance you can cover the damages of these people? Thank you. Sure, this would be an option, but we have to ask at the end of the day, if you employ insurance, who's getting the profit? So usually the insurance company takes her part, and Medico International is not very in favor for insurances. Of course, I'm insured as a private person, and I know how it works, but on a global level, it's not just they have to continue the burning of oil and gas and coal, they have to stop it, and not to continue and then to pay in a fund, and then that's fine. So we really have to change the setting. मेरे पास एक और देखिए, मसला ये है कि ये दुनिया में इन्होंने कमिटमेंट किया था, ये कॉप जो आ रहा प्रोसेस, इस प्रोसेस में मेरे ख्याल 2000 में मेरे ख्याल कमिटमेंट किया था कि $100 बिलियन ये स्पेयर करेंगे जो वल्नरेबल हैं रीजन्स, वहाँ पे उसकी मिटिगेशन के लिए और उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। वो $100 बिलियन अभी तक पता नहीं वो कहाँ हैं। तो ये इनकी कमिटमेंट, अभी आप देखिए ट्रम्प जो है सारे मुआहिदों में से कह रहा है मैं निकल रहा हूँ। तो ये कि कैपिटल जो है ये कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तावक्ते कि हम जो है एक कोई मूवमेंट बहुत बड़ी डेवलप ना हो इस पे। And lightning, and Engineering Council has the rule that all high rises should have large poles, so the lightning should be grounded, or if it is not done, then there could be a huge fire. And last few days we saw a huge fire because of just a matchbox. And this kind of disaster can be any time during the monsoon season because of lightning. And in Karachi, I think 1 or 2 buildings have that kind of system, like Bahria Icon Tower have a large pole, so the lightning could be grounded. And it's a huge building, but other buildings don't have that kind of grounding system that can cause a huge fire.
Thank you, Comrade Nasir, for organizing such a wonderful discussion on climate. I don't have question, but a short comment after listening all of you. I think today we are discussing not climate change as an abstract way or in abstract theory, but we are discussing it as lived experience, zinda haqiqat, as Lagari Saab and Babbar Saab told about the situation of their areas. I think especially places in like Sindh, where people are facing droughts, floods, and damaging of their crops and livelihood, even lives. So we must remember that climate change did not fall from the sky. It did not come from the sky, and it's not natural. It is the byproduct of capitalism, pollution, industrial pollution, and corporate profit making. So the simple question is, and today the discussion theme, central theme of today's discussion is polluters have to pay. So we must be held the polluters to pay because they are responsible and they should be held responsible. And this is very simple idea, and it brings us to a very simple and powerful idea that if you break something, you must fix it. And if we don't accountable them, then what kind of future we will leave for our next generations? So, in my personal opinion, they should be held responsible and not leave the ordinary people to pay the prices of their profit making. Thank you. यासिर साहब प्लीज आइए, हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको अगर कुछ शील्ड्स हैं कह रहे हैं तो वो आप इनको दे दीजिए प्लीज. पेटिशन है, इट्स अबाउट क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी फॉर ऑल, सस्ती और साफ बिजली सबके लिए. इसमें एक स्कैनर लगा, ये बाहर हम लगा देंगे, अपने फ़ोन से स्कैन करके पेटिशन एक बार साइन कर दीजिएगा प्लीज़. थैंक यू सो मच.